Okay, so today we will be taking the NCERT questions for the age of industrialization. That is the chapter 5th of your history part. So the first question here says, explain the following. The A part says, women workers in Britain attacked the spinning jenny. हमको एक्सप्लेन करना है ऐसा क्यों हुआ कि ब्रिटेन में जो वुमेन वर्कर्स थी उन्होंने स्पिनिंग जेनी पे अटैक किया. अब फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो व्हाट इज स्पिनिंग जेनी. स्पिनिंग जेनी एक तरह की मशीन थी. यू कैन सी इन दिस पिक्चर this is a machine that is known as spinning jenny that is used to spin. ठीक है, यार्न निकालने के लिए, जैसे खूब सारे थ्रेड्स वगैरह निकालने के लिए ये इन्वेंट की गई थी. इस पे वुमेन वर्कर्स ने अटैक किया था. एंड दिस मशीन वॉज इन्वेंटेड बाय दिस पर्सन. हिज नेम वॉज जेम्स हार्गीव्स एंड इट वॉज इन्वेंटेड इन ईयर 1764. सो अब इससे क्या हुआ, ये जो मशीन थी इससे ना बहुत सारे जो स्पिंडर्स थे, स्पिंडर्स जो आप नीचे स्लैंटिंग में देख रहे हो खूब सारे थे, वो एक साथ रोटेट हो जाते थे. उससे क्या होता था कि बहुत सारे थ्रेड्स एक बार में ही निकल आते थे. सो इट रिड्यूसेस द डिमांड ऑफ लेबर. इसने ना डिमांड रिड्यूस कर दी लेबर की. और ऑलरेडी यूरोप में बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट था. दैट वाज ऑन पीक. सो मशीन्स कैन बी हैंडल्ड बाय वन पर्सन ओनली. मैनी स्पिंडल्स कैन बी टर्न्ड एट अ टाइम एंड सेवरल थ्रेड्स, बहुत सारे थ्रेड्स एक साथ एट अ टाइम ऑब्टेन हो जाते थे. सो वुमेन फियर्ड ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट एज दे यूज टू डू हैंड स्पिनिंग. अब वुमेन्स को क्या लगा कि अब भैया ये तो मशीन आ गई है तो हमें तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो लोग हैंड से स्पिन करती थे थ्रेड्स निकालने के लिए. तो इसकी वजह से क्या हुआ, दे अटैक द स्पिनिंग जेनी, कि उनको लगा अब इस मशीन की वजह से वी वोंट गेट द एम्प्लॉयमेंट, वी विल बी लेफ्ट अनएम्प्लॉयड. सो दिस वॉज द रीजन वाई स्पिनिंग जेनी वॉज अटैक्ड बाय वुमेन्स इन ब्रिटेन. The second B part says, in the 17th century, merchants from town in Europe began employing peasants and artisans within the villages. अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि जो यूरोप के मर्चेंट्स थे उन्होंने ऐसा क्यों किया, पीजेंट्स और आर्टिशंस को अपने विलेज में ही एम्प्लॉयमेंट देने लगे, टाउन में एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं दे रहे थे. क्या हुआ उस टाइम पे ना, ट्रेड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया था थ्रू आउट द वर्ल्ड. तो जब भी ट्रेड इंक्रीज़ होगा दैट वुड डेफिनेटली रिजल्ट इन द एक्सेस डिमांड. सो रूलर्स गेव मोनोपोली टू डिफरेंट गिल्ड्स इन अ टाउन. एक गिल्ड को मोनोपोली दे दी गई टाउन में कि यू हैव टू एम्प्लॉय योर वर्कर्स और डू व्हाट्सोएवर इन द टाउन. उन पे मोनोपोली है, आप कुछ भी कर सकते हो बट एक टाउन में रह के. एंड क्राफ्ट्स एंड ट्रेड्स गिल्ड्स वर बिकमिंग वेरी पावरफुल इन द टाउन. जो भी झुंड थे, क्राफ्ट ट्रेड चल रहा था, जो भी एक कंपनी मान लो, गिल्ड को एक झुंड मान लो. So that was very powerful in the town. So it was difficult for merchants to enter in the trade of guilds in the town. उनके लिए बहुत difficult हो गया था ट्रेड करना टाउन में. So what they did, they began to employ artisans and peasants in their town itself. Fine. So the C part says the port of Surat declined by the end of 18th century. ऐसा क्यों हुआ कि जो पोर्ट सूरत का है वो डिक्लाइन, वहाँ पे ट्रेड कम होने लगा 18th सेंचुरी में. सबसे पहले यू नीड टू लुक वेयर इज सूरत. हेयर इन दिस slide you can see Surat. So here the Surat port is located, that is in Gujarat. So before industrialization, silk and cotton were exported internationally. India से we all know कि बहुत ज़्यादा export होता था इस silk and cotton का. But after this trading was done through Surat port, that is in Gujarat, coast of India. I just told you कहाँ पे है, that is on the coastal line and it lies in Gujarat. सो क्या करता था, इंडिया को कनेक्ट करता था गल्फ पोर्ट और रेड सी पोर्ट से. सून यूरोप स्टार्टेड टू बी इन पावर एंड गेन मोनोपोली टू ट्रेड इन इंडिया. अब क्या हुआ कि यूरोप बहुत ज़्यादा पावर में आ गया, उसने मोनोपोली ले ली इंडिया में कि हाँ वो इंडिया से कहीं पे भी ट्रेड कर सकता है. एंड द पोर्ट यूज्ड बाय यूरोपियंस वर बॉम्बे एंड कैलकाटा कोर्ट्स. क्या हुआ, यूरोपियंस ने जो इंडिया से ट्रेड करना शुरू किया, दे स्टार्टेड टू यूज द पोर्ट ऑफ बॉम्बे एंड कैलकाटा. सो दिस रिजल्टेड इन द डिक्लिनेशन ऑफ सूरत कोर्ट. फाइन. The D part says the East India Company appointed गोमस्थास टू सुपरवाइज वीवर्स इन इंडिया. अब सबसे पहले
यहाँ से आपको पता लग रहा है गोमस्ताज कौन थे, जो सुपरवाइजर्स रखे गए थे बेसिकली, जो हमारे वीवर्स थे, जो बुनाई बुनाई करते थे, उनको सुपरवाइज करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपॉइंट किए थे. सो एज इंडियन टेक्सटाइल्स वर वेरी फेमस इंटरनेशनली, ईस्ट इंडिया कंपनी वांटेड मोर एंड मोर एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया. आज यू नो कि बहुत ज़्यादा कॉटन और सिल्क एक्सपोर्ट हो रहा था, तो ईस्ट इंडिया को लगता था हमें सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट मिले. बट ड्यू टू द डाइवर्सिफाइड कॉम्पिटिशन इट वॉजंट ईजी टू एक्सपोर्ट ओनली टू ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिशर्स, क्योंकि यहाँ पे पोर्टुगीज़ वगैरह सब बहुत ज़्यादा इंडिया से ट्रेडिंग कर रहे थे, इंडिया का एक्सपोर्ट खरीद रहे थे. एज द वीवर्स वांटेड टू बाय गेट द प्रोडक्ट्स टू द बेस्ट बायर्स. सो अब फॉर एग्जाम्पल अगर तुमने एक क्राफ्ट की चीज़ बनाई, ठीक है, 1 person इज पेइंग यू फॉर इट फॉर ₹100 और दूसरा कह रहा है कि नहीं मैं 200 में लूँगा, तो ऑब्वियसली यू विल गिव टू द पर्सन हु इज़ गिविंग यू मोर प्रॉफिट. सो व्हाट द वीवर्स ऑफ इंडिया वांटेड कि जो भी ले बट उनको प्रॉफिट सबसे ज़्यादा मिले. तो ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या था कि नहीं हमको कम प्रॉफिट में लेकिन ज़्यादा सामान चाहिए. सो ईस्ट इंडिया कंपनी अपॉइंटेड पेड सर्वेंट्स कॉल्ड गोमस्थास टू गेन द डायरेक्ट कंट्रोल ओवर वीवर्स, ताकि वो डायरेक्ट कंट्रोल वीवर्स पे अपना डायरेक्ट कंट्रोल कर सके. अब ये गोमस्थास करते क्या क्या थे, ये सुपरवाइज करते थे, जो भी गुड्स होता था उसको कलेक्ट करते थे, और जो भी क्वालिटी ऑफ क्लॉथ होती थी उसको चेक करते थे कि उनके लिए ऐसा तो नहीं कि क्वालिटी ही मतलब अच्छी नहीं दे रहे हैं उनको देने के चक्कर में. सो द क्वालिटी ऑफ द क्लॉथ वॉज ऑल्सो चेक्ड. सेकेंड क्वेश्चन, राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट. आपको ट्रू और फॉल्स बताना है. एट द एंड ऑफ द 19th century 80% ऑफ टोटल वर्कफोर्स इन यूरोप वॉज एम्प्लॉयड इन टेक्नोलॉजिकली एडवांस इंडस्ट्रियल सेक्टर. ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, और भी सेक्टर्स में पीपल वर एम्प्लॉयड. सो this statement is false. The B says the international market for fine textiles was dominated by India till the 18th century. Obviously yes, India से textiles as we know cotton और ये silk वगैरह बहुत ज़्यादा export हो रहा था, तो internationally India was dominating. The American Civil War resulted in the reduction of cotton exports from India. नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ था. ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था कि अमेरिकन सिविल वॉर की वजह से कॉटन का एक्सपोर्ट इंडिया से कम हो गया था. The D part says the introduction of the fly shuttle enable handloom workers to improve their productivity. Obviously true, fly shuttle की वजह से बहुत ज़्यादा हैंडलूम वर्कर्स को इम्प्रूवमेंट मिली थी और बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कर पाए थे वो. Now the third question says explain what is meant by proto industrialization. अब हमें बताना है कि प्रो इंडस्ट्रियलाइजेशन तो हमने सुना कि डिफरेंट इंडस्ट्री सेट हो गई, फैक्ट्री सेट हो गई, बट अब प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है. प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन एक वो टाइम है जब लोग अपने घर से एक्सपोर्ट करते थे, घर पे सारा सामान बनाते थे, एक फैमिली बिजनेस टाइप का चलाते थे. सो देर वॉज अ लार्ज स्केल प्रोडक्शन फॉर द इंटरनेशनल मार्केट. येस, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा था इवन बिफोर द फैक्ट्रीज इन इंग्लैंड एंड यूरोप. अब जब फैक्ट्रीज नहीं थी तो ऐसा तो है नहीं कि तब एक्सपोर्ट नहीं हो रहा था, तब भी एक्सपोर्ट हो रहा था. सो द प्रोडक्शन बिफोर द फैक्ट्रीज वर डन फ्रॉम फैमिली फार्म्स. अपनी अपनी फैमिली के फार्म्स बना दिए, वहाँ से वहीं पे सारा काम चल रहा है. सो गुड्स वर हैंड मैन्युफैक्चर्ड. गुड्स जो थे वो हैंडली मैन्युफैक्चर होते थे, एक तरह से हम कह सकते हैं हैंडलूम प्रोडक्ट्स ज़्यादा होते थे. This phase of industrialization is known as proto-industrialization by many historians. बहुत सारे historians इस industrialization को उन्होंने क्या नाम दिए हैं? This is known as proto-industrialization. So in this picture you can see that many of the family members are gathered at a same place and different people are performing different tasks to make a product, and later on they will export it. So this was the phase before the setup of factories in England and Europe, and this phase is known as proto-industrialization. So we are done with it. So hopefully this will be helpful for you and you can solve your NCERT exercises. Thank you. Have a great day and be safe.